अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज एक हिस्ट्री लिखी गई है। निशान हैदर फैमिली के सपूत मेजर शब्बीर शहीद निशान हैदर के भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के भांजे जनरल राहील शरीफ ने मुल्क के 15वें आर्मी चीफ के तौर पर फौज की बागडोर संभाल ली है। जनरल अशफाक परवेज कयानी का 42 साल कैरियर 6 साल सिपा सालारी के साथ ही आज खत्म हुआ। जनरल हारुल असलम को सुपरसीड करके फौज की सिपा सालारी का ताज पहनने वाले जनरल राहील शरीफ सीनियोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, मगर वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की नजर इंतखाब ने उन्हें पहले नंबर पर ला खड़ा किया और सीनियोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर के जनरल रशद महमूद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन चुके हैं। GHQ में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में अफवाज पाकिस्तान की कमांड स्टिक पकड़ने वाले जनरल राहील शरीफ का ऑफिस कई तरह के चैलेंजेस लिए अब उनका मुंतजिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग नए चीफ के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। सवाल ये भी है कि क्या फौज का ये नया सिपा सालार जनरल कयानी की तरह दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करेगा या फिर मियां नवाज शरीफ की मुज़ाकराती ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। नेटो फोर्सेस के अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन के बाद की सूरत हाल और पाक अफगान बॉर्डर पर शिद्दत पसंदों की कमीनगाहें और कबायली इलाके भी जनरल राहील शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज को कमांड करने का तजुर्बा रखने वाले जनरल राहील शरीफ के लिए इंडिया से ताल्लुकात का चैलेंज भी काफी अहम होगा, क्योंकि सियासी क़यादत भारत से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश को बार बार दोहरा चुकी है। ये सवाल भी बहुत अहम है कि क्या फौज का ये नया सिपा सालार पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसलों पर सर तस्लीम खम करेगा या ड्रोन अटैक जैसे कौमी गैरत के मामलात पर फौज अपनी पॉलिसी भी बनाएगी। हम आज के अपने शो में इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। CJCSC की तकर्री और जो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने चैलेंजेस मौजूद हैं, हम उस हवाले से डिस्कस करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आप जान गए होंगे कि अब हमारे सामने आज नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल राहील शरीफ ने कमांड संभाल ली। आज सुबह 11 बजे GHQ में हम सब ने तकरीब होती हुई देखी है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करें, हमने जनरल कयानी की ड्यूरेशन पर और नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के ऊपर रिपोर्ट तैयार की है। हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ अपडेट हो जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। 40 साल तक फौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी कमांड की अलामती छड़ी फौज के नए सरबराह जनरल राहील शरीफ के हवाले कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ और लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर बिलतरतीब आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पाक फौज में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन, जबकि जनरल राशिद महमूद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे थे। जनरल कयानी मुल्क की तारीख में फौज के पहले सरबराह रहे जिनकी मुद्दत मुलाजमत में जमहूरी हुकूमत ने तौसी की और वो 6 साल तक आर्मी चीफ रहने के बाद फौज की सरबराही मुकर्रर होने वाले नए जर्नैल को सौंप रहे हैं। जनरल कयानी ने बतौर आर्मी चीफ 2007 में जिम्मेदारियां संभाली थी और इसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके अहम किरदार को मद्देनजर रखते हुए 2010 में उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी गई थी। जनरल कयानी के दौर में फौज पर कई हमले किए गए, जिनमें सलाला चेक पोस्ट हमला, एबटाबाद ऑपरेशन, GHQ और महरान एयरबेस पर हमले शामिल हैं। जी जाहिद हामिद साहब, आपने जैसा कि हमारी रिपोर्ट देखी, अब ये फरमाइएगा कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब को जनरल कयानी ने अपनी कमांड स्टिक जो है वो हैंड ओवर कर दी है, तो इस कमांड स्टिक को हैंड ओवर करने का एक्चुअल इन ग्राउंड्स, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स मतलब क्या है? देखिए नीलम, ये आज जैसे आपने कहा कि हम सब ने देखा है कि जनरल कयानी ने अपनी कमांड स्टिक जनरल राहील के हवाले की है। मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूं आज, बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी, सच्ची बात हम आपको बताएं। वो इस वजह से कि जनरल कयानी ने सिर्फ कमांड स्टिक जनरल राहील के हवाले नहीं किए। एक 13 साला खूनी जंग जिसमें 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जिसमें पाक फौज चारों तरफ से घेरी जा चुकी है, अफगानिस्तान से इंडिया से लेकर पाकिस्तान के शहरों तक, और पिछले 13 बरस की गलतियां, ब्लंडर्स, कोताहियां, गद्दारियां, मेमो स्कैंडल्स,
वो सब कुछ भी आज जनरल राहील के हवाले किया गया है। और अब जनरल राहील के सामने आग और खून का एक दरिया है जिसमें से इन्हें तैर कर जाना है, इसको अब ये अवॉइड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान आज जिस तारीख के जिस दौर में खड़ा है, 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान हमसे टूट कर अलग हुआ था, उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी, यानी ये जनरल याहिया और जनरल न्याजी, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान संभालने की कोशिश की, फौज ने जान मार दी मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान को बचाने के लिए। जनरल याहिया जब आखिरी वक्त में आए तो बेशक उनकी अपनी कमजोरियां थी, लेकिन जो ब्लंडर्स हो चुके थे वो उनसे 10 साल पहले शुरू हुए थे और पूरी कौम उसमें शामिल थी। अगरतला साजिश पकड़ी गई थी, गद्दारियां पकड़ी गई थी, गद्दारों को पकड़ा गया था, लेकिन ना तो उस वक्त जुडिशरी ने काम किया, ना पॉलिटिशियंस ने काम किया, हुकूमत ने कंफ्यूज रही, मीडिया ने काम नहीं किया। नतीजतन हालात इतने खराब हुए कि जब जनरल याहिया ने आके मामलात को संभालने की कोशिश की और जनरल न्याजी को मशरकी पाकिस्तान में भेजा, तो कुर्बानियों के बावजूद मुल्क नहीं बचाया जा सका और आज तारीख में जनरल याहिया और जनरल न्याजी बदनामी की अलामत बन चुके हैं। और ये अब ऐसा मौका है, जनरल राहील एक गैरतमंद घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनके 2 शहीद निशाने हैदर पाकिस्तान के किसी घराने में ये इज्जत नहीं है कि जो अल्लाह ने इनको दी है। वो एक ट्रू सेंस में पेट्रियोटिक, एक बजाते खुद एक पेट्रियोट आदमी है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, साफ बातें हैं, इनका चेहरा नरम है, दिल इनकी एक, ही इज अ हम्बल ऑनेस्ट मैन। और इस शख्स के ऊपर पिछले 13 बरस की तमाम हिमाकतों, जहालतों, गद्दारियों, बगावतों का मलबा इस एक ऐसे फर्द पर डाल दिया गया है कि यहां पर अगर इस वक्त जो किरदार जरूरत है वो खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अयूबी का जरूरत है। और आपके इस प्रोग्राम में ही हमने कुछ हफ्ते पहले ये बात कही थी कि अगले अब जो सिपहसालार पाकिस्तान का आएगा उसके लिए मेक एंड ब्रेक टाइम होगा, उसकी जात के लिए भी, उसके खानदान के लिए भी, पाक आर्मी के लिए भी और पाकिस्तानी कौम के लिए भी। या तो वो सलाहुद्दीन बन के निकलेगा अगर पाकिस्तान को इस अजाब से निकालने में वो कामयाब हो जाता है, वरना अल्लाह ना करे ये एक और जनरल याहिया और जनरल न्याजी की तरह बेइज्जत होगा। और ये इतनी इसीलिए मर्ज करें कि चूंकि जनरल राहील एक बाइज्जत आदमी है, हम उनको बहुत पसंद करते थे बचपन से, जब से मेजर शब्बीर शरीफ को हम पढ़ते आए। शब्बीर शरीफ हमारे हीरोज में से एक हीरोज हैं, निशान हैदर भी थे, और हमें और उन्हीं के जिस किस्म के वो कैरेक्टर और किरदार वो पाकिस्तान फौज ने पैदा किया, ट्रू स्पेसिमेन ऑफ अ मुस्लिम सोल्जर, तो ये उनके भाई होने के नाते, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के भांजे होने के नाते, तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी आजमाइश इन पर आ गई है। और लेकिन फिर जाहिद हामिद साहब, ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर हम इनकी सिलेक्शन को देखें जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से नजर आती है कि ये सीनियोरिटी लेवल पे नंबर 3 पर थे अमंग द 3 स्टार जनरल्स, और जो जनरल हारून असलम थे वो मोस्ट सीनियर थे इन द 3 स्टार जनरल्स, तो उनको रिजेक्ट करने की क्या वजह हुई और इनको नंबर 3 से नंबर 1 पर लाने की क्या वजह हुई? इनका वॉर फेवरिंग जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या इनके रेज़्यूमे में एक वॉर एक्सपीरियंस मौजूद है या नहीं है? उस हारून असलम साहब की रिजेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि ये जो सिलेक्शन है इसके 2 क्राइटेरियाज आमतौर पर होते हैं। एक क्राइटेरिया ये होता है कि सीनियोरिटी क्या है, दूसरा ये होता है कि जंग के हवाले से आजकल के जो हालात हैं उसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा जंग के हवाले से कौन रखता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इस सिलेक्शन में? जाहिर है सीनियोरिटी में तो जनरल राहील तीसरे नंबर पे हैं, और जहां तक जंग के तजुर्बे का हवाले से ताल्लुक है उसमें भी जनरल राहील से ज्यादा तजुर्बेकार अफसर मौजूद थे। जनरल राहील का जंग का तजुर्बा कम है, ये फौज में एक आलिम, एक स्कॉलर के तौर पर मशहूर हैं। फौज की डॉक्ट्रिन लिखना, पॉलिसीज बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन, नौजवानों की तरबियत करना, एकेडमिक एक्सपीरियंस है। और इन्होंने जो इनका कैरियर है उसमें इन्होंने फाटा में ट्राइबल एरियाज में कोई डिवीजन, कोई कोर कमांड करके जंग नहीं की हुई कि जो जिस तरीके से बाकी ऑफिसर्स ने की हुई है। जनरल हारून असलम फॉर एग्जाम्पल वो एक कमांडो ऑफिसर भी थे, सीनियर मोस्ट भी थे और ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुके थे, सवात ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था। सो एक परसेप्शन फौज में और कौम में ये थी कि जब ये सिलेक्शन की जाएगी तो कम से कम जनरल हारून असलम को दोनों डेजिग्नेशन में से, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चेयरमैन जॉइंट चीफ हो, कोई एक डेजिग्नेशन उनको दी जाएगी, ये जनरल परसेप्शन थी। और इस हवाले से जो 2 ऑफिसर सेलेक्ट किए गए हैं इनका वॉर एक्सपीरियंस कम है, दोनों एकेडमिक ऑफिसर्स हैं, दोनों अपॉइंटमेंट्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ पे भी और इस पे भी, और दोनों पेट्रियट है, उसमें कोई शुबा नहीं है, दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के एक अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी ब्रीड है। मगर सवाल यह है कि जिस वक्त में आपको कमांडर इन चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाया गया है वो हालात क्या हैं, और यही बात हम कह रहे हैं कि एक बाइज्जत घराने का एक शरीफ पाकिस्तान से प्यार करने वाला पेट्रियाटिक ऑफिसर
جس کی صداقت پہ, جس کی جرت پہ, جس کی پاکستان سے پیار پر کوئی شک نہیں کر سکتا. لیکن جو وار ایکسپیرئنس ہے وہ اس وقت ان کا اتنا وہ نہیں ہے جتنا اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنرل راحیل کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس مقام پر آنے کے لیے کہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. جو حالات ہیں اتنے خراب درجے پہ پہنچا دیے گئے پچھلے, خاص طور پر پچھلے 6 سالہ جمہوریت میں, کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ہمارا میڈیا آپے سے باہر ہے, ہماری جوڈیشری آپے سے باہر ہے, دہشت گردی چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی کی ہو, کراچی کی سڑکوں پہ ہو, ٹرائبل ایریاز میں ہو, وہ آپے سے باہر ہے. انڈیا ایگریسو ہو کے ہمارے ملک پر چڑھے چلا جا رہا ہے. بالکل اس صورتحال میں ایک ایسی آرمی جو ایکچولی ڈی مورلائز ہوئی بھی ہے, ہم صاف بات آج میڈیا پہ کہہ رہے ہیں یہ کہ پاکستان آرمی انسلٹڈ فیل کر رہی ہے, ہیوملیٹڈ فیل کر رہی ہے, یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ آرمی یتیم ہو گئی ہے کیونکہ میڈیا بھی گالیاں دے رہا ہے. لیکن یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے؟ میں وہ یہ کر رہا ہوں آپ کو, اس قسم کی لو مورل فیلنگ کیوں آ رہی ہیں؟ ایک پاکستان آرمی نے جو, اگر آج پاکستان بچا ہے تو پاکستان آرمی کی قربانیوں کی وجہ سے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جنرل کیانی کے دور میں کم از کم جو کام اچھا ہوا ہے کہ پاکستان آرمی نے بے انتہا قربانیاں دے کر پاکستان کو بچایا ہوا ہے. آج ہم اور آپ یہاں عزت سے اگر بیٹھے ہیں تو پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے, اور ہزاروں شہداء, بہترین بیٹے ہم نے اپنے قربان کر دیے پاکستان کو بچانے پہ. اس کے باوجود پاکستان آرمی کو جوڈیشری رسوا کر رہی ہے, اس کے باوجود میڈیا رسوا کر رہا ہے, اس کے باوجود حکومت رسوا کر رہی ہے. اور یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر پاکستان کے پریویس سپہ سالار نے, جنرل کیانی نے ایک لفظ بول کر نہیں دیا. یہ بات میں آپ کے چینل پہ 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شیر کو اگر پنجہ نہیں مارنا تھا تو شیر کو کم از کم دھاڑنا تو تھا نا. یہ بات یہ تھی کہ اس وقت آج بھی آپ نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ اب جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ جو رول آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکنگ تھا جنرل کیانی کے فیز میں, وہ اس کو فلفل کرنے کی یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر جنرل کیانی نے اس ایسپیکٹ پہ بھی معاملے کو سنبھالا ہوتا تو پریشر کم ہوتا جنرل راحیل پہ. لیکن اب ایک بہت بڑا ایک پہاڑ جیسا دباؤ جنرل کیانی پہ, صرف جنرل راحیل پہ صرف اس لیے آ جائے گا کہ ان کو اب پاکستان کی جوڈیشری کو بھی سیدھا کرنا ہوگا, میڈیا کو بھی سیدھا کرنا ہوگا, اور حکومت کو بھی لائن میں لانا ہوگا کہ جو ذمہ داریاں ان اداروں کی ہیں وہ بھی یہ پورا کریں. فوج دہشت گردوں سے لڑ سکتی ہے, فوج اپنی عدلیہ سے نہیں لڑ سکتی, اپنے میڈیا سے نہیں لڑ سکتی, اپنی حکومت سے نہیں لڑ سکتی. نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو یہ اپوائنٹمنٹس کی ہیں نہ یہ سینیورٹی کے حساب سے کی ہیں نہ وار ایکسپیرینس کے حساب سے کی ہیں, انہوں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لٹرل معنوں میں فوج میں سب سے شریف, خاموش, دھیما اور مدبر افسر کون ہے کہ جو نواز شریف کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے آئندہ آنے والے وقتوں میں. اور نواز شریف صاحب کی یہ خوش فہمی ہے کہ جو افسر انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے وہ ان کا ذاتی ملازم ہوگا. کوئی پاک فوج کا سپہ سالار کبھی بھی وزیر اعظم کا ذاتی ملازم نہیں ہوتا. اور راحیل شریف تو خود جو ایسے غیرت مند گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی پہلی لائلٹی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے, پھر پاکستان کے ساتھ ہے, پھر پاک آرمی کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد یہ حکومت وقت کے ساتھ ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں, چاہے کسی کو اپوائنٹ کر لیں. لیکن زاہد حامد صاحب, کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جنرل ہارون اسلم کے اپوائنٹ نہ ہونے کی چیف آف آرمی اسٹاف کے؟ وہ 1999 میں جو فوجی بغاوت ہوئی تھی اس میں وہ ڈائریکٹرز ملٹری آپریشنز تھے اور اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے جس نے کیبنٹ کے ممبرز کو گرفتار کیا تھا, اریسٹ کیا تھا, جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے. کیا یہ وہ ایک ایسپیکٹ ہے جناب نواز شریف صاحب کی سلیکشن میں جو کہ نظر آیا؟ جی بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں. مجھے ذاتی طور پر نواز شریف صاحب کا جو پرسنل کیریکٹر ہے وہ وینمس ہے. یہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں, معاف کرنے والے نہیں ہیں, درگزر کرنے والے ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ معاف کر کے میگنانمس ہو سکیں. اور جنرل ہارون کمانڈو بھی تھے, ان کو کمانڈو سے ویسی جان نکلتی ہے ان کی. جنرل مشرف بھی کمانڈو تھا. اور دوسرا یہی بات جو آپ نے کہی کہ چونکہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا اس بات کا کہ یہ اس دستے میں شامل تھے کہ جس نے جا کے ساری کیبنٹ کو اور ان کی فیملی کو گرفتار کیا تھا, تو اس انتقام کے تحت اس کے بعد تو بالکل ہی رائٹ آف ہو گیا تھا. میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہارون اسلم کو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی. اور ظاہر ہے اس کے بعد جو 2 سینئر آفیسرز تھے انہی کو اپوائنٹ کر دیے گئے. اس کے بعد سینیورٹی لسٹ فالو کی انہوں نے. ہارون اسلم کو یہ بھی کیا عجیب اتفاق ہے کہ دونوں جو کہ ہمیں ٹیم نظر آتی ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی اور پھر ہمیں جو چیئرمین آف JCSC نظر آتے ہیں, کہ ان دونوں کا تعلق لاہور سے بھی ہے. کیا اس فیکٹر نے بھی کسی قسم کا کوئی نتیجہ آسان کرنے میں سلیکشن کا مدد کی ہے؟ ہارون اسلم کے بعد جو 2 آفیسرز اپوائنٹ ہوئے دونوں سینئر موسٹ تھے. ظاہر ہے نمبر 2 کے اوپر رشد تھے, اس کے بعد راحیل تھے. سو سینیورٹی بھی فالو ہوئی ہے. وہ ان کے پاس آرگومنٹ کی سمپل ہے کہ سینیورٹی کو ہم نے فالو کیا. اور لیکن جنرل رشد محمود صاحب کو جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں لگایا گیا, پھر نمبر 3 کو نمبر 1 اور ان کے بعد والے پہ نمبر 2 کو کر دیا؟ جی بات یہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ سب سے پاورفل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں.
اور जनरल रशद के बारे में बहरहाल उनको शायद ये ख्याल हो कि ये इतने धीमे, इतने सॉफ्ट नहीं होंगे जितने जनरल राहील हैं। और तो उनको वो सेरेमोनियल जो पोस्ट जिसे कहा जाता है, हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये जो चेयरमैन ऑफ JCSC की पोस्ट है इसका क्या काम होता है। बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो आज फौज के नए सिपह सालार ने फौज की कमांड संभाल ली है, अब क्या ये देखना होगा कि नए जनरल राहील शरीफ उन चैलेंजेस को आगे लेके चल पाएंगे जो कि पिछले 12 साल में पाकिस्तान के अंदर बिल्डअप होते रहे हैं। टेररिज्म को ले लें, सेक्टेरियनिज्म को ले लें, ये वो इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ का इस्तेकबाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए तो वहां पे हमारे सामने अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका जैसे चैलेंजेस जो हैं वो आर्मी चीफ के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। जाहिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की जो सिलेक्शन हमें नजर आती है उसको अगर हम अभी फिलहाल डायसेक्ट करें तो हमने नवाज शरीफ साहब को एक से ज्यादा दफा पब्लिकली प्लेज करते हुए देखा कि वो जब भी अपॉइंटमेंट करेंगे नए आर्मी चीफ की तो वो सीनियरिटी ग्राउंड्स पर करेंगे, जबकि ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आया। हम आपको क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें वो इंडियन जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि वो सीनियरिटी ग्राउंड्स पर ही न्यू आर्मी चीफ की सिलेक्शन करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। General Kayani has already served almost 6 months as Army Chief. He retires in November. Would you give him another extension for reasons of continuity, or would you look to bring in a new man? I don't think he will ask any further extension, or he'll be interested in any further extension. I'll go by the book. I'll go by the merit. Whosoever is the senior most will have to occupy this job. So the senior most person will be the next Army Chief? Yes, the next one, the next in line. जैसा कि आपने देखा जायद हामिद साहब, हमें नवाज शरीफ साहब प्लेज करते हुए नजर आए, बार बार कहते हुए नजर आए कि वो सीनियरिटी ग्राउंड्स पर ही करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब अनाउंसमेंट होती है तो नंबर 3 जो थे सीनियरिटी में वो उनको जो है आगे अपग्रेड करते हैं। तो उनको किस किस्म का खौफ था? हिस्ट्री अगर देखी जाए नवाज शरीफ साहब की तो जनरल करामत भी हमारे सामने है, जनरल काकर भी हमारे सामने है, परवेज मुशर्रफ साहब हैं, तो ये सारे इनकी जो मुहाज़राई रही है थ्रू आउट जब भी वो आए हैं अपने टेन्योर में आर्मी चीफ के साथ, अब इस नए रिलेशनशिप को आप किस तरह से देखते हैं? आगे जाकर नए आर्मी चीफ और नवाज शरीफ साहब की जो मुहाज़राई है वो कब शुरू होगी, या ये एक स्मूथ जो है राइड वो रहेगी? देखिए नीलम, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और इन्होंने पहले जितनी भी हुकूमतें की हैं कभी 5 साल पूरे नहीं किए। हमेशा इनकी हुकूमत बीच में टूटी है, कभी फौज ने गिराई और कभी किसी और वजह से। बात यह है कि अभी भी जो 6 महीने इन्होंने गुजारे हैं, इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हुकूमत शायद जरदारी इनको क्रॉस कर सकता हो। जरदारी के जो 5 साल गुजरे हैं उसमें तो 5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन अब जो जरदारी ने 5 साल में कर्जे लिए थे ये 6, 7, 8 माह में कर्जे ले चुके हैं। जो इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट इन्होंने अब दिखाई है 6 महीने में, जो डायरेक्शन दिखाई है, ये खुदकुशी की तरफ जा रही है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। इन लोगों को भी अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह मालूम है कि ये ना गवर्नेंस मैनेज कर सक रहे हैं, ना इकोनॉमी मैनेज कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो जंगल, यानी बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, उनको मुल्क से बाहर उड़ते हुए चले जा रहे हैं। फॉरेन मुल्क के पास 2-3 महीने के रिजर्व रह गए। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, किसी चीज को मैनेज नहीं कर सके, ना कोई अफगान पॉलिसी बना सके, ना कराची को कंट्रोल कर सके। इनको पता है। और अब इमरान खान जो फ्रंटियर की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह बगावत पे उतरी हुई है इनके खिलाफ, कि ड्रोन हमले हों और उसके बाद नेटो की सप्लाई FIR भी हमें सामने नजर आ रही है, डायरेक्ट उन्होंने CIA से टक्कर ले ली है। तो जो कुछ इस वक्त नजर आ रहा है, कुदरती बात है कि इनको सबसे ज्यादा खौफ नवाज शरीफ को ना दुश्मनों से है, ना तहरीक तालिबान से है, ना इंडियन से है, इनको खौफ अपनी फौज से है। ये बदनसीबी की बात है इस कौम की कि इसका वजीर आजम अपनी फौज को दुश्मन तस्वुर करता है। इसलिए अब मजबूरी थी उसकी, वरना सच्ची बात हम आपको बताएं कि ये जनरल कियानी को मजीद 3 साल एक्सटेंशन दे देते, क्योंकि इनके नजदीक वो एक सेफ जनरल है कि जो कियानी के साथ 5 साल गुजार सकते हैं, इनके साथ भी 3-4 साल गुजार लेंगे। लेकिन पॉइंट इस कि कोई कानून ऐसा नहीं था। इन्होंने वो जनरल तलाश किया जो सबसे लिटरली शरीफ आदमी है, लेकिन वो ये भूल गए, जैसे बात हमने पहले कही है, ये इनकी गलत फहमी है। फौज कभी भी हुकूमत के अंदर दखल सियासत में नहीं देती जब तक के सियासी हुकूमतें खुदकुशी ना कर लें। रियासत को बचाना होता है। अगर मेमो लिखे जाए हुकूमतों की तरफ से, अगर रियासत को लैप्स कर जाए, सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर और का इशू हो, अनार्की हो, दहशतगर्द टेक ओवर कर ले पेशावर को या किसी शहर के ऊपर, तो उस वक्त फौज क्या करेगी? ये हर काम के लिए तो फौज को खुद ही बुलाते हैं। फौज का कोई इरादा नहीं, जनरल राहील का जहां तक मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इनका कोई इरादा नहीं होगा मार्शल लॉ लगाने का, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं। ठीक। लेकिन मुझे नवाज शरीफ पर एतबार नहीं है कि ये जो जिम्मेदारियां, जो हुकूमत एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है, वो इसको ठीक करेंगे या नहीं करेंगे।
मुझे जुडिशरी पे एतबार नहीं है कि जुडिशरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करेगी या नहीं करेगी, मुझे मीडिया पे एतबार नहीं है, मुझे दहशतगर्दों पे, अमेरिकन पे और इंडियंस पे एतबार नहीं है। और सवाल यह है कि जैसे हमने बात की कि अगर आज रियासत खड़ी है पिछले 6 साल में कम से कम, तो सिर्फ फौज की वजह से खड़ी है। कोई एक इदारा डिलीवर नहीं कर रहा, बल्कि सारे इदारे खुद पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग मीडिया। अब मुझे बताइए, इस सूरत हाल में फौज डिमोरलाइज नहीं होगी तो और क्या होगी? आज भी सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को हुक्म दिया जा रहा है कि आईजीएफसी को, जनरल को गिरफ्तार करके लाया जाए। यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे पर्चा कटा हुआ है, डीजी आईएसआई पे पर्चे कटे हुए हैं, डीजी एमआई पे पर्चा कटा हुआ है, लेकिन इस जुडिशरी का कोई पर्चा आपको बीएलए और टीटीपी के खिलाफ कटता हुआ नजर नहीं आता। इसलिए फौज डिमोरलाइज हो रही है। और ये सारा प्रेशर जनरल कियानी के दौर में बिल्ड हुआ था। ये, और जनरल कियानी को जो कुछ मिला था वो जनरल मुशर्रफ ने हैंड ओवर किया था। तो वही बात हम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर जाए, जाहिद हामिद साहब, आपने कहा कि ये सारा जो प्रेशर है ये कियानी साहब के दौर में बिल्डअप हुआ है, तो हम देखते हैं कि आज जनरल कियानी साहब जो हैं जीएचक्यू में क्या फरमा रहे हैं और जनरल राहील शरीफ के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। हमें दहशतगर्दी का सामना है जिससे हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इस आजमाइश के वक्त भी पाक फौज ने कौम की भरपूर हमायत से आला अस्करी रवैयात की एक शानदार मिसाल कायम की और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। हमारे ऑफिसर्स और जवानों के लाजवाब जज्बे और कुर्बानियों की बदौलत मुल्क के मुश्किल तरीन इलाकों में अमन कायम हुआ। अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों ने इस गुलिस्तान को अपने खून से सींचा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर दिफाए मादरे वतन के लिए जान का तोहफा देने वालों की आखिरी आरामगाहों की कतार ना हो। पहाड़ हो या दरिया, मैदान हो या जंगल, सरहदों की आखिरी हद हो या हंसते बसते शहरों की सड़कें, शोधा की बहादुरी की दास्तानें हर सू बिखरी हुई हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि कौम अपने मोहसिन शहीदों को सलाम पेश करती है, जिसके बगैर आजाद फिजा में सांस लेने का तसव्वुर भी मुहाल है। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने देखा कि जनरल कियानी साहब ने दहशतगर्दी का भी फैक्टर रियलाइज किया है कि किस तरह से हमारे मुल्क को दहशतगर्दी का सामना रहा है। ये हमें बताइएगा, अगर हम एनालाइज करें कि जनरल कियानी साहब कहाँ नाकाम हुए अपने दौर में और कहाँ कामयाब हुए, और किन उनकी ऐसी गलतियां जो उनसे हुई हों उनसे सबक हासिल किया जा सकता है, जनरल राहील शरीफ साहब को जो है सबक हासिल हो सकता है। देखिए, ये बहुत क्रिटिकल सवाल आपने किया है, क्योंकि अब एनालाइज करना पड़ेगा कि जनरल कियानी के दौर में क्या गलतियां हुई हैं कि जनरल राहील उसको रिपीट न करें। क्योंकि अगर ये एनालाइज नहीं करेंगे और उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराएंगे तो फिर जैसे हमने कहा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर जनरल याहिया खान या जनरल न्याजी जैसा कोई अंजाम फिर इंतजार करेगा। हम चाहते ये हैं कि ये अल्लाह के फजल से सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान और एक मुजाहिद के रोल के तौर पर सामने है, क्योंकि पाक फौज की इज्जत और आबरू का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है। जनरल कियानी के दौर में जैसे हमने कहा कि जहां तक कुर्बानियों का ताल्लुक है, जो बात इन्होंने कही 100% हम एग्री करते हैं और इस बात को तो बड़ा स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं। जनरल कियानी को ये क्रेडिट जाता है कि जहां तक ऑन ग्राउंड जंग का ताल्लुक है उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कामयाबियां हासिल की दहशतगर्दों के खिलाफ, जनरल कियानी की क़यादत में ही हासिल की, और इन्होंने लीड किया बहुत अच्छी तरह ट्रुप्स को जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ ऑन ग्राउंड जंग का ताल्लुक है। लेकिन ये बात भी इनको अच्छी तरह समझनी उस वक्त चाहिए थी, और ये बात कही भी गई बार बार इनको कि पाकिस्तान जिस जंग का सामना कर रहा है वो 4th जनरेशन वॉर है। इसमें जंग मिलिट्री एस्पेक्ट जो है वो सिर्फ उसका 25% होता है, बाकी जो 75% जंग है वो मीडिया में लड़ी जाती है, इंफॉर्मेशन वॉर में लड़ी जाती है, जुडिशियल एक्सेस पे लड़ी जाती है, पॉलिटिकल एक्सेस पे लड़ी जाती है, इकोनॉमिक एक्सेस पे लड़ी जाती है। ये 4 बड़े बड़े एक्सेस थे कि जहां फौज ने एक इदारे के तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली और दखल नहीं दिया और कोलैप्स होता गया। उसका नतीजा यह हुआ कि हम झड़पें जीतते रहे, जंग हार रहे हैं। पाकिस्तान इज लूजिंग दिस वॉर नाउ। जिस दहशतगर्दी की जंग की ये बात कर रहे हैं, हमें उसमें शिकस्त हो रही है। और क्यों हो रही है? फिर ये सवाल जनरल कियानी को फिर इसका जवाब देना पड़ेगा कि इनके दौर में जो पाकिस्तान इनके हवाले किया गया था, अब ये जो जनरल राहील को जो पाकिस्तान दे रहे हैं, क्या ये बदतर हालत में या बेहतर हालत में?
पाकिस्तान आज बदतर हालत में, और उसकी वजह फौजी ऑपरेशन नहीं है, उसकी वजह यह है मिसलन मेमो का स्कैंडल पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात हम करते हैं, मेमो का स्कैंडल तारीख की उतनी बड़ी गद्दारी थी कि शायद मशरकी पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के बाद मेमो का स्कैंडल था, जिसमें पहली दफा पाक फौज बराह रास्त पार्टी बनी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी और DGI ने भी अपने जवाब जमा कराए कि मेमो एक हकीकत है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि मेमो हकीकत है। उसके बाद मेमो के ऊपर तहकीक क्यों रोक दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया, आर्मी भी खामोश हो गई। ये एक अजीब और गरीब ऐसा, अगर मेमो को उस वक्त पकड़ लेते तो आपके ख्याल में क्या जनरल राहील शरीफ को मेमो के स्कैंडल को रीओपन करना चाहिए, उस इंक्वायरी को दोबारा से शुरू करवाना चाहिए? देखिए, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से अकबर बुगटी वाला केस है। अकबर बुगटी को जो पूरा, यानी वो केस तो मैं खुद लेके सुप्रीम कोर्ट में गया था। आज पूरे मिसिंग पर्संस और BLA और बगावतों का जो मसला बलूचिस्तान में है, उसकी बुनियाद ये है कि पाक फौज ने अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया। ये प्रोपेगेंडा है। हकीकत में अकबर बुगटी ने खुदकुशी की थी और 5-6 पाकिस्तानी फौजी अफसरों को शहीद किया था। इस केस को परसू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हुआ ये कि फिर BLA ने अदालती निजाम को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ केसेस करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान आर्मी के अफसरों पे पर्चे कटाए। पाकिस्तान के जो पैट्रियोट ऑफिसर्स थे, अवैस गनी साहब थे जो गवर्नर बलूचिस्तान थे, पाकिस्तान आर्मी का सिपा सलार था, उन सब पे पर्चे कटवाए गए। उन सबको गिरफ्तार करने के लिए नाकाबिले जमानत वारंट जारी करवाए गए। यानी BLA ने जुडिशरी को इस्तेमाल किया रियासत के खिलाफ जंग करने के लिए। अगेन जनरल कियानी यहां खामोश क्यों रहे? ये वो जिसकी वजह से आज रियासत तबाह होने, बलूचिस्तान हाथ से निकलने पर आ गया है जिन मुकदमात की वजह से। अब और इसी तरीके से मीडिया का मामला है। मीडिया में खुल्ला दहशतगर्दी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हो रही थी, फौज पे हमले हो रहे थे, डिमोरलाइज किया जा रहा था। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में केसेस लेकर गए तो यहां भी फौज खामोश हो गई। चीफ जस्टिस ने तो केस सुनना ही नहीं था। उनका तो पता है हमें कि उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, BLA के खिलाफ केस नहीं सुनना। तो ये वो मामला थे कि जहां पर आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ फर्द नहीं, एज एन इंस्टीट्यूशन स्टैंड लेना चाहिए था कि इन मामलात को इन्वेस्टिगेट करके हकीकत तक पहुंचाइए। जिस तरह मुनव्वर हसन ने जब बयान दिया तो आपने देखा कि आर्मी ने एज एन इंस्टीट्यूशन जवाब दिया, ISPR ने जवाब दिया। ये जो काम है ये उन मौकों पर क्यों नहीं किया गया कि जब अकबर बुगटी का मसला था, मीडिया का मसला था, मेमो का मसला था, जब इन मामलात के ऊपर स्टैंड की नतीजा ये हुआ तो क्या जनरल राहील शरीफ जो है, ये जो जनरल कियानी के दौर में कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है फौज की जानिब से, जो इश्यूज सामने आते हैं उसमें फौज का रिस्पॉन्स नहीं नजर आता है, उनकी जानिब से किसी किस्म का टेक नहीं लिया गया, तो क्या आपको लगता है कि जनरल राहील शरीफ जो है वो इतने उनमें वो हिम्मत पकड़ेंगे और वो इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि जैसे हमने कहा कि जनरल राहील एक समझदार सोचने वाले ऑफिसर हैं और उनको अब ये एनालाइज करना है, एक थ्रेट एनालिसिस करना है, एक थिएटर एनालिसिस करना है कि हम इस वक्त जंग के किस दहाने पर खड़े हैं, क्या सूरत हाल है और रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड होगी। इनको अपने इर्द गिर्द बहुत अच्छे अफसरों को जो इनसे इख्तिलाफ कर सकते हो, जो इनको इनकी गलतियां समझा सकते हो, उन ऑफिसर्स को इकट्ठे करना होगा। एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बिल्ड करनी होगी कम से कम, और उसके बाद फैसला करना होगा कि कौन सा थ्रेट ऐसा है कि जिस पर हमें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। इसमें मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि जिस तरह मुनव्वर हसन वाले केस पर आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया था, इस तरह अकबर बुगटी के केस पर, मीडिया के केस पर, मेमो के केस पर, और इस तरह के 2-4 केसेस और हैं कि जिस मिसिंग पर्सन का केस है, इस तरह इनके ऊपर आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन जवाब देना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जनरल राहील बिला वजह अपने ऊपर इतना दबाव डाल लेंगे, क्योंकि आप जंग दहशतगर्दों से उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी पुष्ट महफूज हो। जब चीफ जस्टिस आपको घसीट रहा हो कि आज चीफ जस्टिस ने थ्रेट किया कि हम सिपा सलार को बुलाएंगे अदालत में, जब इस किस्म के थ्रेट्स आ रहे हो तो उस वक्त फिर आर्मी जंग नहीं कर सकती। और पिछले 6 साल में बहुत बुरी तरह से आर्मी को बेइज्जत किया गया जुडिशरी और मीडिया और हुकूमत के जरिए। हुकूमत ने एक कानून नहीं बनाया कि जो आर्मी को सपोर्ट करे कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करे। नतीजतन हमारे जवानों की बिला वजह जानें कुर्बान हुई, क्योंकि जब पकड़ के देते थे जुडिशरी को, जुडिशरी बाइज्जत बरी करती थी और वो आके फौजियों के गले काटते थे। हमारी ऑफिसर्स और जवानों की जानें कुर्बान हुई, बेकार में जाने गई जिनको नहीं जाना चाहिए था। बिला वजह हमने इतने लॉसेस लिए सिर्फ इसलिए कि जुडिशरी ने, हुकूमत ने अपना काम नहीं किया और फौज खामोश कुर्बानियां देती रही। ठीक, ये बताइएगा हमें ज़ाहिद हामिद साहब की जो हमें प्रीवियस टीम नजर आती है जरदारी साहब की और जनरल कियानी की, अब आज देखा जाए तो वो टीम बदल चुकी है। आज जो है नवाज शरीफ साहब हमें नजर आ रहे हैं और राहील शरीफ साहब हमें नजर आ रहे हैं। तो ये टीम जो आज के 2 शरीफ हमें नजर आ रहे हैं, उनका साथ नजर आ रहा है, तो क्या आपके ख्याल में अगर हम पिछले सारे माजी को एक तरफ रख दें और मे भी माजी से अगर सबक हासिल कर लिया गया हो, हुकूमत ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी और फौज ने भी, तो क्या ये टीम मिल के कुछ आगे
आगे बेहतर तौर पर जो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, जहां तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है फौज तो अपना काम करेगी, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी करेगी, वो लड़ेगी भी, जैसे हमने कहा कुर्बानियां भी देगी। ये उसमें कोई पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, ना जनरल कियानी की ना जनरल राहील की, दोनों इस मामले में तो दोनों सेम होंगे। जिस चीज में इशू है कि जनरल राहील के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि 13 साल से जारी इस जंग को खत्म करने के लिए, जैसे फौजी इस्तिलाह में कहते हैं, इसकी टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी वो निकालें कि इस जंग को खत्म कैसे करना है। अभी तक हमारे पास इसकी कोई टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी नहीं है। हम अंधाधुंध एक जंग कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये खत्म कब होगी, मजीद 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया कि इस जंग को कब खत्म करना है। और इस जंग को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है जिसमें कोई शुबे की बात नहीं है, वो ये कि अमेरिकन और फॉरेन फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। और इसके लिए हमने कोई डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, फॉरेन ऑफिस ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, आर्मी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकन जाते हैं या नहीं जाते, जाते हैं तो कितनी फौजें निकालेंगे और कितनी रखेंगे तो कितने अरसे के लिए रखेंगे, हमें कुछ नहीं पता। बेसिकली हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिपेंड कर रही है अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर कि वो अफगानिस्तान में क्या करते हैं। यहां पर जनरल राहील को बड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, अपनी डिमांड्स देनी पड़ेंगी कि अमेरिकन तुम इस तारीख तक रह सकते हो, उसके बाद तुम निकलोगे, या अगर वहां रहते हो तो फिर हमारी ये शराइत होंगी जो तुमको माननी पड़ेंगी कि टीटीपी खत्म करें, बीएलए खत्म करें, ड्रोन्स खत्म करें। अगर ये वो मामलात हैं कि जो जनरल राहील को डेफिनेटली हैंडल इसलिए करने पड़ेंगे कि जिस लेवल पर कोलैप्स हो रहा है, रियासत जिस लेवल पर तबाह हो रही है, अगर वही जनरल कियानी वाली और उससे पहले मुशर्रफ वाली पॉलिसी को कंटिन्यू रखा तो जैसे हमने कहा कि जनरल राहील के टेन्योर में पाकिस्तान का कोई हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाएगा, अल्लाह ना करे। लिहाजा इनके पास चॉइस नहीं है, तो इन्हें बड़ा सख्त होना पड़ेगा। क्या जनरल राहील शरीफ को 6 महीने इंतजार करना चाहिए कि जब अफगानिस्तान में सिचुएशन बदलेगी, इलेक्शंस होंगे और जो नया सेटअप जो है सामने आएगा, उस वक्त तक इंतजार करें, या इन 6 महीनों में मुज़ाकरात की बात को प्रमोट करें, अगर पीस टॉक नहीं होते तो किसी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए? देखिए, आर्मी एक स्ट्रांग इदारा है, उसमें आर्मी चीफ अगर तब्दील भी होता है तो आर्मी के अंदर जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के इदारे हैं, आर्मी के अंदर आईएसआई है, आर्मी के साथ जो एमआई डायरेक्टरेट है, जो दूसरे प्लानिंग डिवीजन है, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर का जो ऑफिस है, ये पूरे इदारे काम कर रहे होते हैं और इनमें सब में होमवर्क किया गया होता है, पॉसिबिलिटीज, सिनेरियो एनालिसिस होता है कि अमेरिकन अगर रुकेंगे तो जाएंगे तो क्या होगा, रुकेंगे तो क्या होगा, कितनी फौज रखेंगे तो क्या होगा। ये सारे सिनेरियो एनालिसिस फौज में हर वक्त होते रहते हैं। बात यह है कि रिसर्च वर्क, होमवर्क हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि आपने उसमें से जो चीज आप डिसाइड करते हैं एज अ नेशनल पॉलिसी वो गवर्नमेंट को दें कि इसको फॉरेन पॉलिसी बनाओ, फिर अपने जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, मीडिया के हो, डिप्लोमेसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, पार्लियामेंट हो, लॉ मेकिंग हो, जुडिशरी हो, उसको फिर इस्तेमाल करें उस नेशनल उस पर्पस के लिए, उस मकसद को हासिल करने के लिए। बात यह है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है। मैंने अर्ज किया ना आपको कि ये तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगा सके, लॉ मिनिस्टर नहीं लगा सके, डिफेंस मिनिस्टर नहीं लगा सके, सिर्फ अब लग गया, डिफेंस मिनिस्टर भी लग गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए इसलिए लगाया गया है डिफेंस मिनिस्टर को कि जनाब ख्वाजा आसिफ जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए लगाए हैं कि नवाज शरीफ को कहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके खड़ा ना होना पड़े। हम इन अपॉइंटमेंट्स पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो हमें नए आर्मी चीफ नजर आते हैं, जनरल राहील शरीफ ने आज पाकिस्तान के 15वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोस्ट है उसका ओहदा संभाल लिया है, उनको कमांड दे दी जा चुकी है। हम ये भी देखेंगे कि जनरल कयानी जो थे वो वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने अपने 6 साल दौर में 5 वजीर आजम के साथ काम किया, 5 वज़रा के साथ काम किया। तो क्या इसे उनकी क्रेडिबिलिटी कहा जाएगा? जिस तरह से वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, क्या राहील शरीफ जो है, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी भी इंक्लिनेशन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी में नजर आएगी या नहीं? फिर वजीर आजम नवाज शरीफ का माजी में फौज के सरबराह के इंतखाब का तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है, तो अब क्या राहील शरीफ का इंतखाब करते वक्त मियां साहब ने जिस सोच और जिस इंतखाब को सामने रखा है, क्या वो आगे पूरे अपने 3 साल में उनके साथ कदम ब कदम चलता हुआ नजर आएगा? हम इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू को शुरू करें, हम देखना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब डिक्टेटरशिप के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। डिक्टेटरशिप तो मुल्क की तो दूर की बात है, किसी घर के अंदर डिक्टेटरशिप हो तो वो कबूल नहीं की जा सकती, उस घर को आगे नहीं बढ़ने देती। इसमें हमारी लोगों ने बड़ा सफर किया है, हमारे अफवाज पाकिस्तान को बहुत नुकसानात हुए हैं। इसी तरह से पुलिस, इंतजामिया और इनोसेंट सिटीजन जो हैं वो इसका निशाना बने हैं दहशतगर्दी का। और हम समझते हैं कि इसके बावजूद अमन अगर डायलॉग से अगर कायम हो सकता है तो इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकती, और उसको हम आगे बढ़ाने की अब भी भरपूर कोशिश करेंगे।
जी ज़ैद हामिद साहब, जैसा कि आपने देखा नवाज शरीफ साहब के मुताबिक डिक्टेटरशिप मुल्क तो बहुत दूर की बात है, एक घर में भी जो है उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। और ये भी फिर हमें बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ का जो डेमोक्रेसी सपोर्ट हमें जनरल कयानी के दौर में नजर आता रहा है, उस हवाले से क्या जनरल राहील शरीफ भी इसी को आगे लेके चलेंगे या सिविल मिलिट्री रिलेशंस में किसी किस्म का टर्मोइल या टर्बुलेंस जो है वो आगे देखने में नजर आएगी? देखिए, हमने अर्ज किया ना आपको कि जनरल राहील को इस वक्त बैठकर बहुत सीरियसली एक थिएटर एनालिसिस करने की जरूरत है। 13 साल की एक जंग इनके हवाले की गई है, 1 लाख शोहदा का खून उसमें शामिल है, पूरा मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। और जाहिर है कि अगर जो मुल्क आज इस दहाने पर पहुंचा है तो 13 साल की हिमाकतों, गद्दारियों और गलतियों की वजह से पहुंचा है। और उसमें खास तौर पर कम से कम फौज के अंदर क्या गलतियां हुई हैं, फौज का किरदार क्या रहा है, फौज ने अपने अंदर पॉलिसी में क्या गलतियां की हैं, क्या ब्लंडर्स किए हैं, क्या कामयाबियां हासिल की हैं, क्या कुर्बानियां दी हैं, उस सब का बड़ा सीरियस एनालिसिस करने की जरूरत है। और जनरल कियानी वो टीम थे कि जो परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब समझे जाते थे और परवेज मुशर्रफ की सारी पॉलिसीज बनाने में उनका एक रोल और एक किरदार हमेशा से रहा है। राहील शरीफ एक नई टीम है, ये बेशक मुशर्रफ के दौर में जूनियर ऑफिसर्स थे, प्रमोटेड हैं, लेकिन अब ये एक नई टीम है। और इनको आपने कहा कि जनरल कयानी जो है वो परवेज मुशर्रफ से बड़े नजदीक रहे, तो जो जनरल राहील शरीफ है इनके बारे में भी कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ के साथ तो ये भी काफी करीब रहे हैं। 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब ने ही इन्हें सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री जो है वो अपॉइंट किया था नदीम ताज के मुकाबले में, तो एफिलिएशन तो इनकी भी नजर आती है परवेज मुशर्रफ के साथ। परवेज मुशर्रफ ऑलमोस्ट 9 साल कमांडर इन चीफ रहे हैं, तो जितनी लीडरशिप आज आपको पाक फौज में नजर आ रही है उसकी प्रमोशन में या पोस्टिंग में परवेज मुशर्रफ का हाथ होगा, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में ये पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं थे। ये जो कुछ हुआ है उस जमाने में, जो गलतियां कोताहियां हुई हैं, ये उस जमाने में जो फैसले किए गए, यू टर्न्स लिए गए, उसमें इस कयादत का दखल नहीं था जो अब आई है आर्मी के ऊपर। और इनके हाथ साफ हैं, इनका बैकग्राउंड साफ है, इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, ना करप्शन का इल्जाम है, ना प्रो अमेरिकन होने का इल्जाम है, ना एंटी पाकिस्तान होने का इल्जाम है। और पूरी कौम की निगाहें अब बड़ी उम्मीदों के साथ इनकी तरफ। ये इल्जाम तो पहले भी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, जनरल कयानी पर भी नहीं थे, वो भी क्लीन कट आए थे। जनरल कियानी पे उनके टेन्योर में बहुत ज्यादा इल्जामात लगे हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। इनके भाइयों की करप्शन के इल्जामात लगे हैं, यानी जनरल कियानी के अपने ऊपर खुद एक मजाक बन गया था इनका प्रो अमेरिकन होने का इल्जाम। फौज के अंदर भी एक्सटेंशन लेने की वजह से कहा गया कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिए। देखिए, बात ये होती है कि परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मैटर करती है रियलिटी से भी ज्यादा। ये सारे इल्जामात हैं कि उनके भाइयों ने करप्शन की या नहीं की है, या प्रो अमेरिकन थे, या कोई डील की, इन्होंने NRO 2 किया इन्होंने जरदारी के साथ, जब भी इनको एक्सटेंशन दी गई, कोई साबित नहीं है। लेकिन बात यह कि परसेप्शन यही थी। और जब ये खामोश भी रहे उन तमाम जगहों पर कि जहां पर जरदारी की हुकूमत की गद्दारियां पकड़ी जा रही थी, तो परसेप्शन मजबूत होती गई। तो इस किस्म का कोई इल्जाम जनरल राहील पे नहीं है, ये साफ सुथरे आदमी है। और इसी वजह से पैट्रियट्स अब इनको बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, और हम भी जाती तौर पर भी एश्योरेंस उनको देते हैं कि पूरी तरह पूरी पाकिस्तानी कौम भी और हम भी इनके साथ खड़े होकर इनकी मदद करेंगे। और जो कुछ हो सकता है इंफॉर्मेशन वॉर में और मीडिया में पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड करने की जो ड्यूटी जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से कर रहे हैं, वो वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। लेकिन इस वक्त आर्मी की नई लीडरशिप को एक नया फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा, एक सेकंड यू टर्न जिसे हम कहते हैं। मुशर्रफ ने यू टर्न लिया था, अब टाइम है कि ये यू टर्न लें। अब ये फैसला करें कि ये वो दौर है जनरल राहील के लिए कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल रहा था, जिस दौर में 10 साल की जंग खत्म हो रही थी, उस वक्त जनरल जिया को एलिमिनेट किया गया, क्रैश कर दिया गया उनका जहाज। और फिर जो नई लीडरशिप पॉलिटिकल आई, जो आर्मी की भी नई लीडरशिप आई, वो बिल्कुल हैंडल ही नहीं कर सकी अफगानिस्तान और हमारे हाथ से निकल गया। अब ये मौका है एग्जैक्टली वैसा ही कि अब अमेरिकन निकलने की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान खाली पड़ा होगा, कंफ्यूजन होगी वहां पर, और फिर पाकिस्तान वहां क्या पॉलिसी बिल्ड करता है। अब ये काम, सारी जिम्मेदारी जनरल राहील के कंधे पे आ जाएगी टू डेवलप एन अफगान पॉलिसी विच इज द इमीडिएट रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके बगैर आप इस 13 साल जारी जंग को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जो अब रिसेंट पिछले 2 महीने में जो वाकयात हमारे सामने हुए हैं, हमें ड्रोन अटैक होता हुआ नजर, पाकिस्तान के लिए होने वाली है कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद आपके चीफ जस्टिस भी रिटायर हो जाएंगे, नॉमिनेशन हो चुकी है और अगला चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुका है। सो इट्स अ कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज जनरल राहील को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से फौज के ताल्लुकात को बेहतर कर लें, ताकि वो दबाव जो फौज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से है, वो दबाव
کم ہو جائے. اس کے بعد ان کا کام ہوگا جنرل راحیل کا کہ میڈیا کو سیدھا کریں. میڈیا کے جو کیسز ہیں, آپ نے زاہد حامد صاحب یہاں پہ کہا کہ جنرل راحیل شریف کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ عدلیہ سے اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں, تو کس طرح سے بہتر کیا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ابھی ہیں ان کے بارے میں تو ایک بالکل پیٹرن نظر آتا ہے, کیونکہ یہ ڈسے ہوئے تھے پرویز مشرف کے ہاتھوں, جس طرح نواز شریف صاحب ڈسے ہوئے ہیں پرویز مشرف کے ہاتھوں, اور پھر جو پرویز مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سوائے ٹارگٹ کلنگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں عدل کا, انصاف کا, کانسٹیٹیوشن کا, آئین کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سوائے ٹارگٹ کلنگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دونوں اور یہ کام مل کر نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں اور افتخار چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں. اور سارے مقدمات جو آپ نے دیکھے جس طریقے سے, خاص طور پہ بگٹی والا کیس ہے یا بے نظیر والا کیس ہے یا لال مسجد والا کیس ہے یا پریزن بنا ڈالا اس کے اوپر, ان میں سے کسی کیس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. لیکن جو اصل امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ, آپ کے مطابق جنرل پرویز مشرف ان میں سے کسی میں قصوروار نہیں ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے جس پر ہم آ رہے ہیں وہ تو نیچے والے کیسز تو بالکل ہی بے گناہ ہے. وہ زیادہ سے زیادہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں پریزن کیس پہ, لیکن وہی بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں تھا, پوری ٹیم ساتھ تھی. تو بات یہ ہے کہ جو اصل رول ہے سپریم کورٹ کا کہ دہشت گردوں کے خلاف کیسز کو سنیں, جو کام پچھلے 6 سال میں نہیں ہوا, اگر جنرل راحیل یہ کام چیف جسٹس سے کروا سکے تو آرمی اور جوڈیشری کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. آرمی کے اوپر جو پریشر ہے جوڈیشری کی طرف سے وہ کم ہو جائے گا. آپ ضرور آرمی کو ریپریمانڈ کریں, سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں آپ ضرور ڈپٹ کریں آرمی کو کہ اگر آرمی کوئی غلط کام کرتی ہے, لیکن دہشت گردوں کو بھی تو سزا دیں نا. یہ یک طرفہ جو سلاٹر آپ کر رہے ہیں آرمی کا, کہ آرمی آفیسرز اور جنرل آفیسرز کو تو آپ گرفتاریاں کرانے اور پرچے کٹوا رہے ہیں. کوئی کیس آپ نے بی ایل اے کے خلاف سنا, کوئی کیس آپ نے ٹی ٹی پی کے خلاف سنا, کوئی آپ نے کیس دہشت گرد میڈیا کے خلاف سنا. جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو یہ تاثر ہوتا ہے. جبھی تو ٹی ٹی پی نے, امیجن کریں چیف جسٹس کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی نے یہ کہا ہے کہ پورے پاکستان کی ریاست میں ایک دوست ہے ہمارا اور وہ چیف جسٹس افتخار چودھری ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ملک اور قوم کے دشمن ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنا دوست کیوں سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچیں اس کے اوپر. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ پوری فوج ڈیمورلائز ہوئی بھی تھی اسی وجہ سے کہ پاکستان آرمی کا سپہ سالار جنرل کیانی پاکستان آرمی کا دفاع نہیں کر سکا, جہاں پہ جوڈیشری کی طرف سے حملے ہو رہے تھے, جہاں پر میڈیا کی طرف سے حملے ہو رہے تھے, اور جہاں پر حکومت وقت پاک آرمی کا دفاع نہیں کر رہی تھی. اگر ہم بلوچستان کو اینالائز کریں اور بلوچستان میں آرمی کے رول کو دیکھیں, اور جنرل راحیل شریف کو جو چیلنجز بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں بی ایل اے کے حوالے سے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے, پھر وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں ان کا بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے, ان سب کی بیک پر را اور سی آئی اے موجود ہے, تو آپ کے خیال میں بلوچستان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے جنرل راحیل شریف؟ دیکھیے اگین, بلوچستان کو ہینڈل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بی ایل اے کے انسرجنٹس بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کی تعداد 4 یا 5 ہزار سے زیادہ نہیں ہے, اور بگٹی قبیلے اور مری قبیلے کے لاکھوں نوجوان آپ کھڑے کر سکتے ہیں جو پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ چونکہ میڈیا آپے سے باہر ہے, جوڈیشری آؤٹ آف کنٹرول ہے, لہذا اور آرمی کے پاس اپنی کوئی انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. زاہد حامد صاحب, جوڈیشری اور میڈیا کا کیا تعلق ہوا بلوچستان کے حالات سے؟ سارا تعلق ہی ان کا ہے, سارا تعلق ان کا ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ بلوچستان لبریشن آرمی کی بغاوت شروع ہی اس بات سے ہوئی کہ اکبر بگٹی کو فوج نے قتل کر دیا, اور فوج جو ہے وہ مسنگ پر بندے اٹھا رہی ہے, اغوا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے, جبکہ ریالٹی بالکل اپوزٹ ہے. اس وقت کم از کم 15-20 ہزار کے قریب نان بلوچیز کو بی ایل اے نے قتل کیا, جو بسوں سے اتار کے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. کوئی پنجابی, کوئی کراچی والا, کوئی پشتون, جو نظر آتا ہے بلوچستان میں بی ایل اے والے مار دیتے ہیں. آپ نے کبھی چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لیتے سنا؟ نہیں. کم از کم 5 سے 10 لاکھ سیٹلرز جو کہ پورے پاکستان سے بلوچستان میں سیٹل تھے, پڑھے لکھے لوگ, ٹیچرز, ڈاکٹرز, وہ سب مائگریٹ کر گئے, بلوچستان سے باہر نکل گئے. کبھی آپ نے سنا چیف جسٹس کو اس پہ نوٹس لیتے ہوئے کہ کتنے لاکھ لوگ ہجرت کر گئے؟ کبھی شاہزین بگٹی سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ افغانستان سے آتا ہوا پکڑا گیا, بالکل کھلم کھلا ریکارڈڈ ڈاکومنٹڈ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ لے کر آتے گئے, باعزت بری ہو کے گھوم رہے ہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو گرفتار کیا ہو یا کہا گیا ہو کہ آپ دہشت گردی کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں, راکٹ لانچر اور مائنز لے کر افغانستان سے کیوں آ رہے تھے؟ کوئی دیکھا آپ نے کوئی سزا ان کو ملی؟ کوئی سزا نہیں ملی. لیکن اکبر بگٹی کے جھوٹے کیس کے اوپر مشرف اور اویس غنی کے خلاف پرچے ضرور کٹے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, جبکہ صاف پتا ہے سب کو کہ جھوٹے کیس ہیں. اور ان سے بڑے یعنی جو پیٹریوٹس ہیں, آرمی آفیسرز, ایف سی آفیسرز, جو پاکستان کا دفاع کرنے کا کام کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ بی ایل اے نے اغوا کر کے قتل کیے ہیں, ان کا کوئی حساب. جو مسنگ پرسنز ہیں, وہ بلوچ جو پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ان کو بی ایل اے اغوا کر کے لے جاتی ہے, اور فیملی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ جی ہمارے بندے کو کوئی اٹھا کے لے گیا. سپریم کورٹ آرمی کو بلا لیتی ہے, ایف سی کو بے عزت کرتی ہے, حالانکہ ایف سی کو پتہ بھی نہیں ہوتا بی ایل اے نے قتل کیا. ہاتھ نہیں ہے مسنگ پرسنز کے گمشدہ ہونے میں. دیکھیے
आर्मी के पास हैं दहशतगर्द, इसमें कोई शुबा नहीं है। और बात यह है कि आप जनरल कियानी ने खुद ये बात कही थी कि हमने सवात ऑपरेशन में मुस्लिम खान जैसा दहशतगर्द जो है, जो कि गले काटा करता था पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स के और ओपनली करता था, रेडियो पे ऐलान करता था कि हमने ये सारे काम किए, वो गिरफ्तार है आर्मी के पास। और लेकिन इस तरह के लोग, लेकिन जब आपने आर्मी को ऑपरेशन में भेजा है, आर्मी जंग कर रही है, आर्मी ने गिरफ्तार किए हैं, तो खुदा के वास्ते अपनी फौज पर एतबार भी तो करें ना। अगर फौज कह रही है कि दहशतगर्द है, फिर जुडिशरी का काम नहीं है कि यहां दखल दे, क्योंकि जुडिशरी को कोई रोल नहीं है कि फौजी ऑपरेशन में दखल दे जाए। क्या हर सिटीजन का ये राइट नहीं है कि अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट में जाए, वो नीलम एक बात अच्छी, वो डिसाइड करे? बिल्कुल गलत बात है ये, एब्सोल्यूट रबिश। जब आर्मी जंग करती है दहशतगर्दों के खिलाफ और इंडियन आर्मी के खिलाफ, उस वक्त उसका कोई राइट दहशतगर्द का या इंडियन आर्मी ऑफिसर का राइट नहीं होता। आर्मी का राइट होता है कि उसको कत्ल करे या गिरफ्तार करे, इंटेरोगेट करे और उसके बाद जो मर्जी उसके साथ करे। ये आर्मी का राइट है, ये राइट जुडिशरी का नहीं है। आर्मी जंग में, एंड दिस इज समथिंग जुडिशरी डोंट अंडरस्टैंड। हालत जंग डिक्लेयर तो नहीं हुई भी पाकिस्तान, यही मैं फिर कैसे आर्मी के रूल्स इंप्लीमेंट होंगे? जब आपने तो एक सिविलियन रूल जो है उसको फॉलो होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जब आपने सवात में आर्मी को बुलाया है तो आर्मी को किसी रूल के तहत बुलाया। आर्मी को आपने किस तरह बुला लिया? प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने आर्मी को इन्वाइट किया था ना कि आप सवात में, आज हुकूमत ने फौज को तलब कर लिया। जब आप कर्फ्यू लगाते हैं तो कौन सा रूल चलता है वहां पे? वहां आर्मी का रूल चलता है कि देखते ही गोली मार दी जाए। कर्फ्यू का रूल है ना ये। आपने पिंडी में भी कर्फ्यू लगाया, ठीक, तो जब आर्मी वो टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है, तो उस टाइम फ्रेम के बाद जो मिसिंग पर्संस हैं उनके हवाले से कुछ पता बाजियाबी का एक सिस्टम तो होना चाहिए। बात यह है कि आपके पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जंग जारी है। जंग आपके शहरों में भी हो रही है, ट्राइबल एरियाज में भी हो रही है, सवात में भी हो रही है, बाजोड़ में भी है, मोमन में भी, चित्राल में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, जहां पे आर्मी ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा है। बात यह है कि आपने फिर आर्मी को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्यों डिप्लॉय किया हुआ है अगर आप इनकी गवाही कबूल नहीं करते? यहां पे वो कवानीन साजी, लॉ मेकिंग की जो फॉल्ट है, कमी है, कमजोरी है, जो पार्लियामेंट का काम था, हुकूमत का काम था, कैबिनेट का काम था, वो काम इन्होंने किया नहीं। नतीजतन जुडिशरी 1860 के कवानीन इस्तेमाल करके कहती है अब मुस्लिम खान के खिलाफ मुझे बताइए कौन आदमी आके गवाही पेश करेगा कि हां इसको मैंने फौजी अफसरों के गले काटते देखा। कौन गवाही देगा मुस्लिम खान के खिलाफ? जबकि वो आर्मी ने गिरफ्तार किया है, आर्मी ऑपरेशन में पकड़ा गया है, आर्मी के पास है, आर्मी उसके साथ जो चाहे सलूक करे, उसको टांग दे, उसको मार दे। लेकिन जो आपकी मुस्लिम खान के हवाले से बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी के मिसिंग पर्संस हैं 35 अफराद, हम उस पर भी मजीद बात करेंगे अपने कल के शो में, वो सारे तो मुस्लिम खान नहीं हो सकते। बहरहाल अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आए, हम इस टॉपिक पे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो अगर हम इसको वाइंड अप करना चाहें, कंक्लूड करना चाहें, तो आप क्या फरमाइएगा कि जनरल राहील शरीफ के सामने जो पाक अफगान ताल्लुकात है उसके हवाले से क्या पॉलिसी में होना चाहिए? अगर आप ब्रीफली एड्रेस कर दे, पाक इंडिया के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें वो किस चीज को जो है एड्रेस करें, जो मेजर इश्यूज है। देखिए, हमने अर्ज किया ना, जनरल राहील उन ऑफिसर्स में से हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 4th जनरेशन वॉर के हवाले से एक नई मिलिट्री ट्रेनिंग का आगाज किया था। सो ही इज वेरी फेमिलियर विद 4th जनरेशन वॉर, जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, 4th जनरेशन वॉर है। बात यह है कि इन्होंने जिस चीज की तरबियत का आगाज किया मिलिट्री एकेडमी काकूल में, वो उसका मिलिट्री एस्पेक्ट था, जो अर्बन वॉरफेयर, शहरों में जो जंग लड़ी जाती है। अब इनका रोल बड़ा हो गया है, अब इनको एक नेशनल लेवल पर जाके, रीजनल लेवल पर जाकर सोचना और काम करना पड़ेगा। और ये वो जगह है कि जहां पर इनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मीडिया और जुडिशियल, इन चारों एक्सेस को मिलाकर वो 4th जनरेशन वॉर की रिस्पांस स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये सबसे बड़ा रोल है जनरल राहील का, और ऑब्जेक्टिव उसका ये होगा कि आपने इस 13 साल पुरानी जंग को खत्म करना है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक सिपह सालार का काम एक सारी जिंदगी इनडेफिनेट जंग करना नहीं है, एक जंग को टर्मिनेट करना है, चाहे उसके लिए मिलिट्री स्ट्रेटजी हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, जुडिशियल हो। रियासती इदारे इस वक्त जंग नहीं कर रहे। रियासत, जैसे आपने कहा कि हुकूमत ऐलान जंग नहीं कर रही, हुकूमत इमरजेंसी नाफिज नहीं कर रही, फौज को शहीद करवा रही है, फौज को मरवा रही है, और इसके नतीजे में ये जंग खत्म होने में नहीं आ रही। तो आप जब तक के नेशनल पॉलिसी नहीं बनाएंगे, और यहां पे वो इनपुट है कि जो जनरल राहील को जुडिशरी को भी देनी है, हुकूमत को भी देनी है, मीडिया को भी देनी है, ये वो गलती और कोताही है कि जो जनरल कियानी ने की, जिसके नतीजे में आज जो कुछ हवाले किया जा रहा है जनरल राहील के, वो इतना खुरेज है कि जैसे हमने कहा कि इनके सामने आग और खून का दरिया है और अब इनको तैर के जाना है।
جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے ہمارے انالیسس سنے کہ جو ہمیں اس وقت پاکستان کے 15ویں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی صورت میں اپوائنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا. ہم اگر پریویسلی دیکھیں تو جناب نواز شریف کے حوالے سے جو ان کی ایک ریلیشن شپ نظر آتی ہے آرمی چیفز کے ساتھ, وہ اتنی پلیزنٹ نظر نہیں آتی, لیکن ہم امید ضرور کریں گے کہ نواز شریف صاحب اور جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اگر یہ دونوں شریف مل کے ایز اے ٹیم کام کریں تو پاکستان کو ان سارے چیلنجز سے باہر نکالا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا.